एक डेफिनेशन लिखें। इट हैज पोजीशन ओनली। ठीक है। इट हैज नो लेंथ। ठीक है, इसकी कोई भी लेंथ नहीं होती, लेंथ और विड्थ भी नहीं होती। ठीक है। ठीक है। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे कोई पूछा जाए कि पॉइंट आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो वो आपके पास एक कैपिटल लेटर के थ्रू आप रिप्रेजेंट करते हैं इसको। लेट से कोई ए पॉइंट होगा, बी पॉइंट होगा, आपके पास सी। तो पॉइंट आप कैसे डिफाइन करेंगे जी? आप कोई पूछा जाए कि आप जी बताएं कि कैसे आप जी। जैसे सर वर्टेक्स लिखते हैं, नहीं, उसके बीच वर्टेक्स में पॉइंट होता है। वो तो अलग चीज है। यहाँ से पहले पॉइंट, पॉइंट से स्टार्ट हो। मिसाल पॉइंट एक पॉइंट पास, जस्ट पॉइंट। पॉइंट एक आपके पास एक लोकेशन बताता है। ठीक है, एक पोजीशन बताता है किसी चीज की। लेट्स से अगर आप सखर की बात करें, ठीक है, ये ओवरऑल आपके पास सखर एरिया है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूँ कि ये ए पॉइंट है जहाँ पे आईबीए यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपके पास क्या है, ये पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, पॉइंट कभी कभी आपको एज अ लोकेशन तौर यूज होता है और इसको शो किया जाता है एज अ डॉट। ठीक है, उन्हीं का को उसके बाद अगर आपसे कोई पूछा है कि लेट्स से यहाँ पे आईबी सखर है, और कोई आपसे पूछे कि लेट्स से यहाँ पे मिलिट्री रोड है, तो यही भी आपके पास क्या है, एक पॉइंट है। ठीक है, तो ओवरऑल जो आपके पास पॉइंट शो होता है, पॉइंट की जो मेन डेफिनेशन ये होती है कि उसकी कोई भी लेंथ और विड्थ नहीं होती, और वो रिप्रेजेंट किया जाता है एज अ कैपिटल लेटर और एज अ डॉट। तो ठीक है, मेनली जो आपके पास ओवरऑल जब आप मैप पे जाते हैं, कभी कभी लेट्स से कोई पॉइंट गिवन होता है कि ये पॉइंट कौन सा है। ठीक है, लेट्स से मैं कह रहा हूँ सखर की बात कर रहा हूँ, यहाँ से आपसे कोई पूछे कि ये कौन सा है, लेट्स से आप कहेंगे कि ये बोर्ड ऑफिस है। ठीक है, तो ओवरऑल मतलब कि जो पॉइंट की डेफिनेशन ये है। मैं रियल लाइफ एग्जांपल इसको इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ताकि आप पॉइंट का आइडिया क्लियर हो जाए आसानी से। ठीक है, पॉइंट उस लोकेशन को कहा जाता है जहाँ पे किसी चीज की आप बता रहे हैं कि इसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, तो उसको आप कहते हैं कि ये आपका पॉइंट होता है। अच्छा, उसके बाद होती है लाइन। अच्छा, लाइन की डेफिनेशन ये होती है कि नेवर एंडिंग नेवर एंडिंग स्ट्रेट पाथ। ठीक है, ये हमेशा क्या होगी, स्ट्रेट पाथ में होगी। ठीक है, स्ट्रेट पाथ। इट हैज इट हैज indefinite length। It has indefinite length। ठीक है। अच्छा, indefinite लेंथ का मतलब ये होता है कि इसको बट नो विड्थ। अच्छा, लाइन का मतलब ये होता है कि अगर आप ये ओवरऑल ये लाइन है आपके पास, इसके कोई भी एंड पॉइंट, यहाँ पे कोई एंड पॉइंट नहीं होगा, उसे कहेंगे ये आपकी लाइन होती है। लेट्स से अगर आपको कोई पूछे कि लाइन की कोई रियल लाइफ एग्जांपल देखें, जो ओवरऑल हमारे रेलवे ट्रैक है, लेट्स से अगर वो स्ट्रेट है, ठीक है, स्ट्रेट है, तो आप कह सकते हैं कि वो ओवरऑल आपकी लाइन है। ठीक है, ओवरऑल आपकी क्या है, लाइन है। तो लाइन आपके पास ओवरऑल जिसकी क्या हो, इंडेफिनिट लेंथ हो और उसकी विड्थ ना हो, उसे कहते हैं कि ये आपका लाइन होती है। ठीक है। अच्छा, ये रिप्रेजेंट की जाती है आपके पास ए बी से। लेट्स से ये ए से, ए और बी से। ठीक है, ए बी से आपके पास रिप्रेजेंट की जाती है ओवरऑल लाइन। सर आप बोल रहे हैं एंड पॉइंट नहीं है, तो ए और बी से कैसे रिप्रेजेंट हो सकती है? नहीं, ओवरऑल जो बी भी आपके कोई पास, पॉइंट होगा ना? नहीं पॉइंट नहीं होगा। यहाँ से आप बता रहे हैं कि जो ओवरऑल जो लाइन है, मतलब कि इसके जो पॉइंट्स, इसका मतलब ये नहीं है कि एक पॉइंट भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि लाइन की जो डेफिनेशन है वो ये होती है कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट, मतलब सेट ऑफ पॉइंट्स।
ठीक है, लाइन्स आपके पास ओवरऑल क्या होती है, सेट ऑफ पॉइंट्स। लाइन तो ओवरऑल आपके पास एक नॉट एंडिंग पॉइंट होती है, ठीक है, उसमें कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता, तो आप उसको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। ओके सर। अच्छा, उसके बाद होती है रे। रे क्या होती है? which has one end point जी, रे क्या होते हैं? जिसका एंड पॉइंट एक हो। मेरा आवाज सही नहीं आ रहा आपके पास? भाई आ रहा है सर। ठीक है। हाँ, इसके में आपके पास ये होता है कि ओनली रे वन डायरेक्शन में शो होता है, ठीक है, रे एज अ वन डायरेक्शन में होता है, तो उसे कहते हैं कि ये आपका रे होता है। सही है। A part of line that extend indefinitely in one direction, it can be represented as C to D. Let's say, ठीक है, यहाँ से C to D होगा, ठीक है, तो रे इसके कहते हैं। रे में और सर लाइन में कौन सा फर्क होगा? अच्छा, लाइन में आपके पास कोई भी एंडिंग पॉइंट्स नहीं होंगी, इसमें ठीक है। एक होगा एंडिंग पॉइंट या दोनों सर? हाँ, उसमें कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होगा। रे में ये है कि आपके पास एक डायरेक्शन की होगा होगा कि मतलब कि एक डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं, लेट्स से, मगर आप लाइन में नहीं बता सकते कि आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन वो होता तो स्ट्राइट है ना सर? हाँ, स्ट्रेट तो होता है, मगर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि सखर से आप जा रहे हैं, लेट्स से आप M5 के थ्रू इस्लामाबाद तक, मतलब यहाँ तक ये आपके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट है, बता रहे हैं कि आप इस्लामाबाद की तरफ मूव कर रहे हैं, मगर लाइन में आप नहीं बताते कि आपके पास कोई एंड पॉइंट नहीं गिवन होता, मतलब आप कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बता रहे कि कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ से एंड हो रहा है, मगर यहाँ पे क्या एक डायरेक्शन आपको पता होगा कि आप किस तरफ जा रहे हैं। ओके सर, थैंक यू। जी। उसके बाद होता है लाइन सेगमेंट क्या होती है? जी। जिसकी जी। सर इनिशियल भी पता हो और फाइनल भी। अच्छा, ये आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द लाइन होता है, ठीक है, क्या होता है? शॉर्टेस्ट, आप ऐसे कह सकते हैं कि ये शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ लाइन, और जिसकी आपके पास दोनों की एंड पॉइंट्स पता हो, तो उसे कहते हैं कि ये आपकी एक लाइन सेगमेंट है, ए टू बी, ठीक है, इसकी आपके पास इसकी लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आते हैं कि अगर टाइप्स ऑफ लाइंस भी होते हैं आपके पास, टाइप्स ऑफ लाइंस में आते हैं, लाइन टाइप्स। सेगमेंट सर जिसका मीन्स के एंड पॉइंट दोनों हो सर? जी, जी। मतलब आप ये ओके कह सर। रहे हैं कि आप सखर से मूव कर रहे हैं लेट्स से खैरपुर तक, तो दोनों डायरेक्शंस आपको पता है, दोनों को एंड पॉइंट्स आपको पता है, तो आप ये कहेंगे कि ये ओवरऑल आपकी लाइन सेगमेंट है, ठीक है, आप इसका ओके सर। डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, आपके पास होती है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन, जी, वर्टिकल लाइन क्या होती है? स्ट्राइट, अच्छा। ऊपर से अ, नीचे। सही। अच्छा, इसमें सही है, वर्टिकल लाइन आपके पास होती है कि जिसकी एज अ आप सिंपल कहें कि 90 डिग्री हो, ठीक है, वर्टिकल लाइन आप इसको कहते हैं। जो वाई एक्सिस पे हो। ने- हाँ, वाई एक्सिस पे जो आपके पास है उसको कहते हैं कि ये आपकी वर्टिकल लाइन होती है, ये वाली, ये लाइन जो आपके पास है इसको आप कहते हैं कि ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है। और उसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है? जो एक्स एक्सिस पे हो। हाँ, हॉरिजॉन्टल यहाँ पे आपके पास होती है एज जिसको कहते हैं कि जिसकी 0 डिग्री हो, जैसे ये है आपके पास एक्सिस जो होता है वो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। अच्छा, परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं? परपेंडिकुलर लाइंस, जो 90 पे एग्जिस्ट करे। हाँ, मतलब जब भी आपके पास
टू लाइन्स अगर मीट कर रही हूँ, टू लाइन्स मीट्स एंड मेक राइट एंगल, ठीक है। तो उससे आप कह सकते हैं कि ये आपके पास दोनों लाइन्स जो है आप आपस में परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। ए है, ये बी है। तो यहाँ पे जो भी ये दो लाइन्स हैं, ए टू आप सी लें और सी से बी लें, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है, दोनों ऐसे पॉइंट्स पे आप मीट कर रहे हैं जहाँ पे 90 डिग्री बना रही है। तो आप उस जो दो लाइन्स हैं उसको कहते हैं कि ये आपकी पैरेलल लाइन्स होती हैं, और सॉरी परपेंडिकुलर लाइन्स, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइन्स उसको कहते हैं कि टू लाइन्स मीट एंड मेक अ राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब ये होता है कि 90 डिग्री बनाए, तो उसको कहते हैं कि वो आपकी परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। एंड सिंपल वर्ड्स अगर आपसे कोई पूछे कि अगर दो लाइन्स आपस में मीट कर रही हैं और 90 डिग्री बना रहे हैं तो वो लाइन्स कौन सी होंगी? तो वो आपके पास परपेंडिकुलर लाइन्स होगी, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि अ, दो लाइन्स मिलके राइट एंगल बना रहे हैं तो वो कौन सी लाइन्स होंगी? तो वो ऑब्वियस है आपके पास परपेंडिकुलर सर। परपेंडिकुलर लाइन्स होंगी। अच्छा, बाइसेक्ट लाइन क्या होती है? बाइसेक्ट लाइन, अच्छा लेट्स से आपके पास एक लाइन है ए टू बी, सही है। तो यहाँ से एक लाइन आपके पास बाइसेक्ट कर रही है, लेट्स से सी टू डी। ये दोनों लाइन्स आपस में क्या है, बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो इस लाइन को कहते हैं कि ये आपकी बाइसेक्ट लाइन है, सही है। यस सर, जहाँ पे भी कट करे सर, मसला नहीं है। हाँ वो मसला नहीं है, ठीक है। तो वो आपके पास क्या कर रही है, लाइन जो आपके पास बाइसेक्ट का मतलब ये है कि इंटरसेक्ट कर रही है दो लाइन्स, अगर सर 90 पे कट करे, परपेंडिकुलर। वो भी बाइसेक्ट लाइन होगी। ओके सर। अच्छा, उसके बाद आपके पास एंगल्स होती हैं। जी, एंगल के हवाले से किसी को नॉलेज है? एंगल्स, अच्छा एंगल्स कब बनती है ये पता है आपको? एंगल्स कब बनती है, क्या है पता है किसी को? जब दो लाइन आप आपस में अट्रैक्ट होती हैं। हाँ मतलब ये है कि जब भी दो लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट करें, बाइसेक्ट करें या मीट करें, तो उससे आप कहते हैं कि एक ना कोई वो एंगल लाजिम बनाएगा, ठीक है। मतलब इसका ये होता है कि जब भी दो लाइन्स आपस में मीट करें या इंटरसेक्ट करें या बाइसेक्ट करें, तो एक ना कोई आपके पास एंगल एग्जिस्ट करेगी। अच्छा, अगर आपके पास जिसकी 0 डिग्री हो, 0 डिग्री, ठीक है, तो वो लाइन कौन सी होगी जिसकी 0 डिग्री होगी? एक्स एक्सेस। वो आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन होगी जिसकी क्या होगी, 0 डिग्री होगी, सही है। हॉरिजॉन्टल को एक्स एक्सेस बोल सकते हैं सर। जी जी हाँ, एक्सिस से भी कह सकते हैं आप। ओके सर। अच्छा, उसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि 90 डिग्री कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे आपके पास अगर वर्टिकल लाइन है तो ओवरऑल वो 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। 90 डिग्री पे ही होती है वर्टिकल लाइन, सही है। उसके बाद अभी आप वो थोड़ा सा चार्ट दिखाएंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि जो ओवरऑल आपके पास यहाँ पे होती है 0 डिग्री, यहाँ पे होती है आपके पास 90 डिग्री, 90, 180, 180 और 270, 270 और 360। यहाँ पे सेम 36। अच्छा, जो एंगल्स आपके पास 0 और 90 के बीच में लाई करती हैं उस एंगल्स को क्या कहा जाता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। नहीं, वो तो बाद में आएंगे कि वो क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है। उसके पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि जो एंगल्स 0 और 90 के बीच में लाई करते हैं उस एंगल को क्या कहा जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री।
तो उस एंगल्स को यहाँ पे आपके पास एक्यूट एंगल्स एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल की डेफिनेशन ये होती है कि वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में लाई करे, तो उसे कहते हैं कि वो आपके पास एक्यूट एंगल है। अच्छा, ओनली जो आपके पास 90 डिग्री पे लाई करे, तो उस डिग्री को कहते हैं कि ये आपके पास राइट एंगल है, राइट एंगल। जिसकी 90 डिग्री हो, ठीक है। और जो आपके पास 90 और 180 के बीच में लाई करें, तो उस एक्यूट। एंगल ऑब्ट्यूज एंगल कहा जाता है उसको, ठीक है। जो आपके पास 180 और 360 के बीच में लाई करते हैं, उसको आप कहते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव एंगल्स हैं, ठीक है, क्या, रिफ्लेक्सिव एंगल्स। कहाँ पे यूज होती है सर जी, रिफ्लेक्सिव एंगल? रिफ्लेक्सिव मतलब ये है कि कोई भी आपके पास जो एक्यूट एंगल है, उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे मौजूद होगा, ठीक है। मतलब कि जो आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल है, राइट एंगल है या एक्यूट एंगल है, उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो 180 या 360 के बीच में लाई करती है उस एंगल की। लेट्स से यहाँ पे आपके पास 90 डिग्री है ना, इसका रिफ्लेक्शन ये है आपके पास 270 पे, मतलब जो आपके पास राइट एंगल थी 90 डिग्री, उसका रिफ्लेक्शन क्या है, 270 है। तो ओके इसलिए सर। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे जो ओवरऑल 180 और 360 के बीच में ओवरऑल रिफ्लेक्सिव एंगल एग्जिस्ट करती हैं, उसका मकसद ये है कि जो आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल्स हैं या राइट एंगल्स हैं, एक्यूट एंगल्स हैं, उसका जो रिफ्लेक्शन है, जो उसकी रिफ्लेक्शन एंगल बनेगी, वो यहाँ पे लाई करती है। थैंक यू सर। अच्छा, इसमें आपके पास सही है। अच्छा, इसमें आपके पास होते हैं इंटीरियर एंगल्स या एक्सटीरियर एंगल्स, तो ये भी आइडिया होना चाहिए आपको कि लेट्स से दो एंगल्स आपस में इंटर एक लाइन है जो इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एंगल बन रही है, लेट्स से यहाँ पे एंगल बनेगी, यहाँ पे भी बनेगी, यहाँ पे बनेगी आपके पास, ठीक है। लेट्स से हम इन्हें कोई नाम दे देते हैं, सही है। लेट्स से ये आपके पास है 1 2 3 एंगल, 4 एंगल, 5 एंगल, 6 एंगल और 7 एंगल आपसे हो, और 8 एंगल। अच्छा, इंटीरियर एंगल हो सके जो आपके पास, और लेट्स से यहाँ पे आपके पास आप यहाँ पे देखें कि ये दो लाइंस आपस में मीट कर रही हैं, तो 90 डिग्री बना रही है, सही है। क्या बना रही है, 90 डिग्री। 90। ये जो यहाँ पे है 90, तो ये आपके पास इंटीरियर एंगल होगी, ठीक है, इंटीरियर एंगल। और यहाँ पे इसकी भी जो ओवरऑल आपके पास जो इसकी एक्सटीरियर एंगल होंगी, वो भी 90 होगी, ठीक है, इसकी एक्सटीरियर एंगल भी 90 होगी। क्योंकि आपके पास आइडिया होना चाहिए कि जब भी आप स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, तो उसकी ओवरऑल जो एंगल होती है वो 180 होती है, सही। यस सर। तो यहाँ से ये 90 है, तो ऑब्वियस है ये भी 90 होगी, क्योंकि आपके पास ओवरऑल स्ट्रेट लाइन की जो होती है वो 180 होती है। तो 90 + 90 180। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होंगी। 3 4 5 6। अच्छा सुमित, आप बताएं कि जो एंगल 5 है आपके पास, ये कौन सी एंगल है। सर 5 हमारे इंटीरियर एंगल है। हाँ, हाँ, इंटीरियर एंगल्स आपके पास लेट्स से यहाँ पे लिखते हैं कि इंटीरियर एंगल्स कौन से बनेंगे इसमें, और एक्सटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स आपके पास कौन कौन सी बनेंगी। एक तो आपके पास 3 एंगल है, 4 एंगल, 4 5 5 और 6। 6। और एक्सटीरियर एंगल्स आपके पास 1 होगी, ठीक है, 2 होगी और 7 है। 8 7। तो इंटीरियर एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल का आइडिया समझ आ गया सारों को। यस सर। यस सर, ओके। अच्छा,
जब भी आपके पास अच्छा वर्टेक्स किसको कहा जाता है? वर्टेक्स, जी वर्टेक्स आप किसको कहते हैं? दो एंगल्स के बीच टर्निंग में पॉइंट को। कई भी एंगल बाइसेक्ट करे। अच्छा, जब भी आपके पास कोई एंगल्स, मतलब जहाँ पे लेट्स से आपके पास दो परपेंडिकुलर लाइंस है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई भी 90 डिग्री बन रही है, ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइंस आपके पास मीट कर रही हैं और एंगल बना रही हैं, तो इस पॉइंट को कहा जाता है कि ये आपके पास वर्टेक्स होता है। सही है। यस सर। जी शाबान, आप बताएं। समझ आ रही है? ऑलवेज सर 90 डिग्री हो या नहीं, डिग्री मैं कोई भी हो डिग्री सकती हो है। सकती है, लेट्स से आप कोई और भी ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो आपके पास अगर दो पैरेलल लाइंस हो, पैरेलल लाइंस किसको कहते हैं? ठीक सर है, जो दो लाइन इक्वल हो एक दूसरे के, तो उसको पैरेलल बोलते हैं। सही है। तो यहाँ पे जब भी आपके पास लेट्स से मैं कहूँ कि अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो कौन सी एंगल बनेगी, तो आप क्या कहेंगे? 180। 180, 360। ये नचो यार। जी सर, एंगल 180 नहीं बनाएंगे। एंगल कैसे बनेगी अगर एंगल नहीं बनेगी, सॉरी एंगल सर। तो एंगल वैसे नहीं बनेगी सर। एंगल नहीं बनेगी। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ एंगल कौन सी बनेगी? एंगल नहीं बनेगी ना सर सर। दो लाइनों के बीच में तो एंगल, ये एक दूसरे को कट ही नहीं कर रही, तो एंगल कहाँ से बनेगी? नहीं बनेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल, जब भी आपके पास पैरेलल लाइंस होंगी तो ऑब्वियस है वो मीट नहीं करेंगी। तो अगर कोई लाइंस आपस में मीट नहीं कर रही तो उसके दरमियान आप नहीं कह सकते कि कोई एंगल एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, उसमें कोई एंगल एग्जिस्ट नहीं करेगी अगर वो पैरेलल लाइंस हैं आपस में। सही है। यस सर।